जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम सुमित मान है और मैं एसएससी सीजीएल 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। दूसरा, ये जो स्ट्रेटजी है ये सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि ये एक्सपीरियंसेस है मेरा भी, क्योंकि मैंने भी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 3 बार क्लियर किया है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं या बैचमेट्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज रही हैं, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अब 2 तरह के स्टूडेंट सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तो स्टूडेंट जो रीअपियर हो रहे हैं और दूसरे फ्रेश कैंडिडेट्स। सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट रीअपियर हो रहे हैं उनके लिए बात करना चाहता हूँ कि वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अभी किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले जो कोर्स लिया था या जो मटेरियल आपने पहले फॉलो किया था, आप उसी मटेरियल पे स्टिक कीजिए। आपको कोई लगता है कि ये क्वेश्चन में मेरा अप्रोच ज़्यादा लंबा है या दूसरा किसी टीचर ने शॉर्ट मेथड बताया है, ट्रिक नहीं शॉर्ट मेथड, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, आपको सभी टॉपिक्स करने हैं। ठीक है। क्योंकि और दूसरा, ज़्यादा नए क्वेश्चंस के पीछे या ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भी नहीं भागना है। आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो नया क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लोगे। अगर आपने जो 25 में से जो 20-22 क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं या जो मॉडरेट हैं, उनकी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप नया क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन आपको डेली करनी है। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, अगर उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो आप कैलकुलेशन के लिए डेली सुबह और शाम 15-15 मिनट बचा सकते हैं। उसमें आप टेबल्स, स्क्वायर्स, 20-30 तक के स्क्वायर आप कर लीजिए। 25 तक के आपको क्यूब आना चाहिए, 20 तक का आपको टेबल आना चाहिए। दूसरा, ट्रिपलेट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये आप कर सकते हैं, क्योंकि डीआई में आपका और बाकी जगह भी बहुत यूज़ होता है। इससे आपकी स्पीड बढ़ती है और आप नए क्वेश्चन भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते हैं। उसके अलावा आपको, अगर आपका बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट है या होने वाला है या रिवीजन ही चल रहा है, तो आपको डेली मॉक्स देना चाहिए। सीजीएल के लिए, प्रीलिम्स के लिए एक मॉक आपको डेली देना चाहिए और उसको एनालिसिस करना चाहिए। अच्छे से एनालिसिस करना है, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किन क्वेश्चन का आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत, कौन सा क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, ये आप नोट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। उस क्वेश्चन को भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं ताकि उनको आप लास्ट 1 या 2 दिन पहले उनको रिवाइज कर सकें। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर तो बिल्कुल ही बेसिक से बताते हैं, इनके अप्रोच में ज़्यादा टाइम लगता है। किसी भी टीचर की कोई भी अप्रोच हो, अगर आप बेसिक से भी करोगे तो भी आपका टाइम कभी भी एग्जाम में कम नहीं पड़ेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। ठीक है। तो अलग अलग टीचर्स के पीछे मत भागिए और एक ही टीचर पे आप स्टिक कीजिए। उसके बाद अब सीजीएल प्रीलिम्स के अलावा मेंस में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो तो आपके 4 नंबर चले जाएंगे। ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा काम करना है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट्स अब सीजीएल 2024 के लिए प्रिपरेशन करना अभी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। पेड कोर्स वो किसी का ले सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी। पेड कोर्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, आप किसी का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको टीचर ठीक लगते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग भी जा सकते हैं। दूसरा, सेल्फ स्टडी आप कहाँ से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए आप सबसे पहले तो एसएससी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसमें देख लीजिए एक बार कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे सर्च कीजिए वो टॉपिक, एसएससी मैथ्स और टॉपिक का नाम। उसके बाद जो भी टीचर आते हैं उनकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक उन्होंने करा रखे हैं। जो टॉपिक्स उन्होंने नहीं करा रखे हैं, किसी और टीचर का सिलेक्ट कीजिए, उसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक करा रखे हैं। 90% टू 95% आपको सिलेबस यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। ठीक है। तो आप उस टीचर को फॉलो कीजिए जिनके या तो आप नोट्स परचेज कर सकें। नोट्स क्योंकि मैथ्स के बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप बाद में सब्सिक्वेंटली कुछ नया आता है, कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इनिशियली नोट्स नहीं बनाना है आपको। तो आप उन टीचर को फॉलो कीजिए जिनके नोट्स या तो आपको परचेज
आप कर सकें या फिर आपको मार्केट में मिल जाएं या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएं, तो आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एक टॉपिक ख़त्म हुआ, उसके ख़त्म होने से पहले ही बिल्कुल, बल्कि साथ साथ ही आप जितने भी क्वेश्चन उस पर बनते हैं, किरण की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं या कोई और बुक ले सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन आप कर दीजिए एक ही बार में। कोई बड़ा टॉपिक है तो उस पर 300-400 क्वेश्चन है तो सभी कर दीजिए, करना ही पड़ता है क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जैसे आपके 2-3 टॉपिक्स हो जाते हैं, जब नए लोगों के मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि दिक्कत आती है आपको रिटेंशन में, क्योंकि आपने जो पहले टॉपिक किया था अलजेब्रा, उसके बाद आपने परसेंटेज कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया, तो अभी अलजेब्रा का कुछ याद नहीं है। तो सबसे बढ़िया मेथड है कि आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए महीने भर बाद ही। अब आप ये बोलेंगे कि इतनी जल्दी मॉक देने में तो हमें कुछ आता नहीं, तो जितना आता है कम से कम वो तो रिवाइज होगा। आप मॉक दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, देखिए क्या नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो आपको आते हैं, क्योंकि आपने अलजेब्रा तो कर ही लिया है और उसके बाद भी आपसे वो क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उन क्वेश्चंस को ऐड कीजिए अगर वो आपके नोट्स में नहीं है तो। और आपको डिफिकल्ट और इजी दोनों ही तरह के क्वेश्चंस करने हैं, ना कि सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे ही भागना है, क्योंकि एसएससी में क्या है कि 80% क्वेश्चंस, 75% क्वेश्चंस मॉडरेट टू इजी ही रहते हैं। तो जब आपको वही नहीं आएंगे, आप डिफिकल्ट के पीछे ही भागते रहोगे, तो फिर आप कैसे वो 25 में से 20 क्वेश्चन या 30 में से 25-26 क्वेश्चन आप कैसे पहले कर पाओगे। डिफिकल्ट तो अपने आप हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है। तो सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप क्वेश्चंस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट में रिवीजन कैसे होगा मैथ्स का। तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी भी बुक से, तो अपने नोट्स में तो आप टिक करेंगे ही कि ये इंपॉर्टेंट है या ये इस पे मैं अटक रहा हूँ। तो जब आप किसी भी बुक से नए क्वेश्चंस करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके फर्स्ट टाइम में ही हो जाएंगे। लगा लीजिए 300 क्वेश्चन किसी में है तो आपके 200-150 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम में ही आपके हो जाएंगे। तो उनको आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आपने अपने नोट्स में पहले ही कर लिया है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप अटकोगे, ठीक है, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, या फिर ये है कि सॉल्यूशन देखने के बाद आपको ध्यान आ गया कि हाँ ये हो सकता था, मुझे ध्यान नहीं आया, तो उनको आप सिलेक्ट कीजिए। तीसरा, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे होंगे ही नहीं, आपको सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन देखने के बाद ये ही आपको समझ आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप जब दोबारा तीसरी बार चौथी बार जब आप आओगे रिवीजन के लिए, तो आपको यही क्वेश्चन करने हैं। और जब आप सब्सिक्वेंट रिवीजन करोगे तो आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करोगे और आपका टाइम सब्सिक्वेंटली रिड्यूस होगा। अदरवाइज तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करते रहोगे, फिर अदर सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाई करोगे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं आशा करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और जो स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे वो डेफिनेटली मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी फ़ायदेमंद लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि जो फ्यूचर में मैं ऐसी इस तरह की वीडियोस बनाता हूं तो आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके और आपको फ़ायदा हो सके।